नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे आज बड़ी खबरों में। कृषि कानूनों के अमल पर रोक, समिति बनाई पर किसान अब भी राजी नहीं है। दोस्तों वहीं अगली खबर में बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर लगाई रोक, जानिए क्यों कानून वापस लेने की मांग कर रहे थे किसान। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे, पीएम मोदी ने ठुकराया पहले विधायकों और सांसदों को टीका लगने का प्रस्ताव। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे, किसानों को लेकर भाजपा सांसद विवादित बयान, कहा पैसे लेकर कर रहे हैं किसान आंदोलन। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे, ओवैसी बोले सपा के अखिलेश सरकार ने मुझे बार बार पूर्वांचल आने से रोका था, अब दोस्ती निभाने आ रहा हूं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए देखते हैं पहली बड़ी खबर को। दोस्तों ये पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, कृषि कानूनों के अमल पर रोक, समिति बनाई पर किसान अब भी राजी नहीं है। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी और 4 सदस्य की एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश एएस बोबड़े के नेतृत्व वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया है। वहीं हम आपको बताते हैं, इधर भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के प्रति जो सकारात्मक रुख दिखाया है उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं और किसानों की मांग कानून को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाने की है। जब तक यह मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का परीक्षण कर कल संयुक्त मोर्चा आगे की रणनीति का घोषणा करेगा। दोस्तों ये अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर लगाई रोक, जानिए क्यों वापस लेने की मांग कर रहे थे किसान। नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान संगठन करीब 1.5 महीने से राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच लंबे वक्त से चल रही बातचीत के बावजूद कोई हल नहीं निकलने पर सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। दोस्तों हम आपको बताते हैं, शीर्ष अदालत ने मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों को लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत ने इस कानून की समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित की। समिति में भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी और कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी, कृषि विशेषज्ञ और अनिल धनावंत शेतकारी संगठन के प्रमुख हैं। दोस्तों हम आपको बताते हैं, इसमें सरकार कह रही है कि वह किसान की उपज को बेचने के लिए विकल्प को बढ़ाना चाहती है। किसान इस कानून के जरिए अब एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे, निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सरकार ने इस कानून के जरिए एपीएमसी मंडियों को एक सीमा में बांध कर दिया है। इसके जरिए बड़े कारपोरेटर खरीदारों के लिए खुली छूट दी गई है। बिना किसी पंजीकरण और कृषि कानूनों के दायरे में आए हुए किसान की उपज खरीद बेच सकते हैं। किसानों के लिए एक अलग विवाद समाधान तंत्र की स्थापना का प्रावधान भी किया गया। सरकार के अनुसार यह विधेयक भारत में एक देश एक कृषि बाजार के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, पीएम मोदी ने ठुकराया पहले विधायकों और सांसदों को टीका लगने का प्रस्ताव। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं, देश में शनिवार से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि पहले चरण में जिन 3 करोड़ लोगों को टीका लगना है उनमें स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स और इसमें जनप्रतिनिधि समेत कोई भी छलांग लगाने की कोशिश न करे। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों और विधायकों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाने के प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि यह लोगों को बहुत बुरा संदेश देगा। दोस्तों हम आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले विधायकों और सांसदों को टीका लगाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मोदी ने स्पष्ट किया कि पहले चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका दिया जाएगा। इस चरण में पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। दूसरे चरण में 50 साल से ऊपर गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा। इनकी संख्या 27 करोड़ रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चरण के खत्म होने तक कई वैक्सीन भी हमारे पास होगी, हम फिर उन पर विचार करेंगे। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को एक खास हिदायत भी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण अभियान में इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जाए कि कोई नेता लाइन नहीं तोड़ने पाए। जनप्रतिनिधि को भी टीका तभी लगेगी जब उनकी बारी आएगी। दोस्तों हम आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कोविड टीकाकरण अभियान को लेकर मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक की थी। इसी दौरान उन्होंने ये बात कही थी। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, किसानों को लेकर भाजपा सांसद का विवादित बयान, कहा पैसे लेकर कर रहे हैं किसान आंदोलन। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं, किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को फटकारा था और मंगलवार को आदेश जारी करने की बात कही थी। लेकिन भाजपा के सांसद किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान देते नहीं थक रहे हैं। दोस्तों हम आपको बताते हैं, भाजपा के सांसद एस मुनिस्वामी ने किसान आंदोलन पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के किसान सीमाओं पर जो किसान आंदोलन किए जा रहे हैं उनके लिए किसान को पैसे दिए जा रहे हैं। कर्नाटक को कोलार से भाजपा सांसद मुनिस्वामी ने किसानों को लेकर एक विवादित बयान दिया। दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि ये बिचौलिए हैं या फर्जी किसान हैं, ये पिज्ज़ा बर्गर और KFC का खाना खा रहे हैं, वहाँ उन्होंने जिम बनाया है। अब ये ड्रामा बंद होना चाहिए। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों की संख्या में बैठकर किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, वहीं एस मुनिस्वामी ने ऐसे पहले नेता
नेता हैं जिन्होंने किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिया है। इससे पहले राजस्थान के कोटा से भाजपा विधायक मदन दिलवर ने कहा था कि प्रदर्शन स्थल पर किसान जानबूझकर चिकन बिरयानी खा रहे हैं ताकि देश में बर्ड फ्लू फैल जाए। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। ओवैसी बोले, सपा के अखिलेश सरकार ने मुझे 12 बार पूर्वांचल आने से रोका था, अब दोस्ती निभाने आया हूं। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में छोटे दलों के साथ गठबंधन की घोषणा कर चुके AIMS के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार को पूर्वांचल के दौरे पहुंचे। वाराणसी में एयरपोर्ट पर उनसे मिलने के लिए कार्यकर्ताओं से होड़ मच गई। इस दौरान काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल हो गया। बाद में ओवैसी ने कहा कि यूपी में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो मुझे 12 बार पूर्वांचल आने से रोका गया, इस बार आ गया हूं। अब ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया है, मैं दोस्ती निभाने आया हूं, हम दोनों यूपी में टक्कर देंगे। बता दें कि पूर्वांचल पर ओवैसी के साथ सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी होंगे। दोनों नेता इस दौरान 4 जिलों की तूफानी दौरा करेंगे। इस दौरे को यूपी में अपने पंचायत चुनाव को जोड़कर देखा जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर पहले ही पंचायत चुनाव को मजबूती से लड़ने की बात कह चुके हैं। दोनों नेताओं का वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ का जाने का कार्यक्रम है। संयोग से मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी जौनपुर आ रहे हैं। पिछली बार सुभाषपा ने भाजपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री भी बने थे। बाद में कई मुद्दों पर बात भी हुई। ओम प्रकाश को बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद भी सुभाषपा पूर्वांचल ने अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। इसी को देखते हुए भागीदारी संकल्प मोर्चा में ओवैसी की पार्टी को जोड़ा गया है। तो वहीं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी में तीसरा उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा तेज, विधान परिषद चुनाव के बाद होगा फैसला। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की तैयारी में तेजी से लगी है। विधान परिषद चुनाव में 12 सीट पर 28 जनवरी को होने वाले मतदान के बाद योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल में भी फेरबदल के कयास हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश को एक और उप मुख्यमंत्री मिल सकता है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मूल निवासी गुजरात कैडर के IAS अधिकारी को भी भाजपा में शामिल होने चर्चा जोरों पर है। अपनी सेवा का 2 वर्ष कार्यकाल की बाकी रहते ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने वाले इस अधिकारी को PM नरेंद्र मोदी का बेहद खास माना जाता है। उत्तर प्रदेश में तीसरे उप मुख्यमंत्री की तलाश तेज हो गई है। भाजपा राज्य में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई। इसी कड़ी में भाजपा को एक और उप मुख्यमंत्री की तलाश है जो राज्य के जातीय समीकरण में फिट बैठे। फरवरी के दूसरे हफ्ते में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में एक फेरबदल हो सकता है। इसी दौरान एक डिप्टी CM की शपथ भी दिलाई जाएगी। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। दोस्तों ये अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। किसान के दबाव में सरकार बचाने की कवायद में जुटे CM खट्टर, दुष्यंत चौटाला। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। दिल्ली की सीमा पर कृषि कानूनों के खिलाफ बैठे किसानों ने हरियाणा की राजनीति में हलचल पैदा कर रखी है। किसान आंदोलन ने राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार की कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री खट्टर और उनके उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पार्टी के वरिष्ठ नेता सहित आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। वहीं ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के विधायक दबाव में है। दुष्यंत चौटाला अमित शाह से मिलने से पहले दिल्ली में अपने फार्म हाउस में अपनी पार्टी JJP के विधायकों से मुलाकात करने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वो अपने विधायकों को विश्वास में रखने के लिए ये बैठक कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि सोमवार को इनेलोके के प्रमुख अभय चौटाला ने एक चिट्ठी लिखकर खट्टर का विरोध किया और कहा कि अगर 26 जनवरी तक किसानों की बात नहीं मानी जाती है तो उनकी इस चिट्ठी को ही इस्तीफा माना जाएगा। उन्होंने कहा था कि वो ऐसी संवेदनहीन विधानसभा में नहीं रहना चाहते। अब उनकी इस धमकी से विधायकों के बीच दबाव बन गया है। गठबंधन के साथ पहले ही जो लोग मौजूद हैं वो किसानों के विरोध झेल रहे हैं। बता दें कि हरियाणा के सत्ता में बीजेपी के पास 40 सीटें, JJP के पास 5 स्वतंत्र विधायक हैं। तो ये अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। बर्ड फ्लू से महाराष्ट्र में परभाड़ी में 8 से 10 हज़ार पक्षियों को मारकर दफनाने का निर्णय। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने सोमवार को कहा कि इंसानों को बर्ड फ्लू का संक्रमण होने को लेकर कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट नहीं है। ऐसे में राज्यों को मंडियों को बंद या फिर पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। उनका ये बयान प्रोसेस्ड और पैकेज्ड चिकन के बाहर से आपूर्ति पर दिल्ली सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के बाद आया है। दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली से बाहर से प्रोसेस्ड और पैकेज्ड चिकन की आपूर्ति पर रोक लगाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सामान्य इन्फ्लुएंजा तथा जो पक्षियों और जानवरों या इंसानों में फैल सकता है, लेकिन बर्ड फ्लू इंसानों में नहीं फैलता। यह केवल संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से ही इंसानों को फैलता है। उन्होंने कहा कि जो लोग चिकन और अंडा खाते हैं, अगर वो पूरी तरह से पका हुआ चिकन या उबला हुआ अंडा खाते हैं तो संक्रमण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी ऐतिहासिक कदम उठा रही है और इसे फैलने से रोकने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
महाराष्ट्र में परवाड़ी के मुरंबा गांव में मृत 900 मुर्गियों को मौत बर्ड फ्लू से होने के बाद जिला प्रशासन ने गांव में 8,000 से 10,000 पक्षियों को मारकर दफनाने का निर्णय लिया है। जिला कलेक्टर दीपक मुलगिर ने कहा कि मुर्गियों की मौत की वजह बर्ड फ्लू ही है। इसके बाद गांव के 1 किलोमीटर के दायरे में पक्षियों को मारने का फैसला लिया गया। साथ ही 10 किलोमीटर के इलाके को प्रतिबंधित जोन में घोषित कर दिया गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, कृषि कानून के अमल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को एनसीपी ने बताया सकारात्मक कदम। वहीं दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। उच्चतम न्यायालय की ओर से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून के अमल पर रोक लगाए जाने के आदेश को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने स्वागत किया। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने इसे किसानों के लिए न्याय की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम बताया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को आंदोलन से उत्पन्न स्थिति का समाधान खोजने के प्रयास में तीनों विवादास्पद कानूनों को अमल पर रोक लगाई। इसके बाद ही अदालत ने किसानों की शंकाओं और शिकायतों पर विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की। उन्होंने महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने ट्वीट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने ट्विटर में लिखा, कृषि कानूनों के अमल पर उच्चतम न्यायालय की रोक स्वागत योग्य और किसानों के लिए न्याय की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में नए खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।